स्टडी विद आरपीजी क्लास में मैं हूं राजेंद्र प्रसाद गौड़। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जो समस्त प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होगी। चाहे छोटी परीक्षा हो, चाहे बड़ी परीक्षा हो, आरओ, एआरओ, टेट, सीटेट, पीसीएस, लेक्चरर, जीआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, तमाम ऐसे परीक्षाएं होती हैं जहां पर इस टॉपिक से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। और यह विषय है भारतीय संविधान। वह भारतीय संविधान जो भारत के हर नागरिक को स्वतंत्र पूर्वक से उसके चतुर्मुखी विकास के लिए एक ऐसा अधिकार प्रदान करता है, सामाजिक, राजनीतिक, तमाम ऐसे जो स्वतंत्रता की सांस ले उसको प्रदान करता है, जिससे वो अपना चतुर्मुखी विकास कर सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के द्वारा किया गया? विकल्प है माउंटबेटन योजना द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा, क्रिप्स मिशन योजना द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा बी, अर्थात कैबिनेट मिशन के द्वारा। कैबिनेट मिशन के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। सर्वप्रथम हम यह जानने का प्रयास करेंगे संविधान है क्या। संविधान अंग्रेजी की कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी रूपांतरण है। कॉन्स्टिट्यूशन लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूरे से बना है, जिसका अर्थ है दस्तावेज या प्रलेख। यह दस्तावेज या प्रलेख किसी व्यक्ति विशेष का नहीं वरन राज्य का प्रलेख होता है। दोस्तों, संविधान को भारत में सर्वोच्च कानून कहते हैं। प्रश्न होता है कि भारत का सर्वोच्च कानून है या संविधान सर्वोच्च है? उत्तर में हम कह सकते हैं कि भारत में संविधान सर्वोच्च है। क्योंकि भारत के तीनों अंग, चाहे कार्यपालिका हो, व्यवस्थापिका हो, न्यायपालिका हो, इन सभी के शक्ति का स्रोत संविधान है। दोस्तों, इसीलिए हम कह सकते हैं भारत में संविधान सर्वोच्च है, ना कि कानून। वहीं पर हम चर्चा करते हैं अमेरिका की बात। अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च है दोस्तों, ना कि संविधान। और हमें कह सकते हैं कि अमेरिका यूएसए का संविधान का पिता कहलाता है, और इंग्लैंड का संविधान ये विश्व के संविधान की जननी कहलाता है। तो दोस्तों, आप बहुत गौर से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बहुत से कागर में सागर भरने का प्रयास किए हैं। मतलब ये है कि हम इस एक क्वेश्चन के माध्यम से तमाम प्रश्नों को साधने का, कवर करने की कोशिश किए हैं। आप गौर से देखिए, आप कॉपी और पेपर ले करके बैठिएगा। जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, उसको अवश्य नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हमने ऐसे चुनिंदा शब्दों का संकलन इस वीडियो में किया। दोस्तों, आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप इसकी मत करिएगा। दोस्तों, आप चाहे जो भी परीक्षा दे रहे हो, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 होगा, किस योजना के द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन का प्राविधान किया गया? आप गौर से प्रश्न पढ़िए। किस योजना के द्वारा भारत और पाकिस्तान के विभाजन का प्राविधान किया गया? विकल्प है माउंटबेटन योजना द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा, बेवेल योजना के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किया गया। नहीं, हमारे राष्ट्र का विभाजन ये माउंटबेटन योजना द्वारा। इसमें डोमिनियन स्टेट की बात कही गई थी। सर्वप्रथम इसमें डोमिनियन स्टेट की बात करी गई थी, यानी सांप्रदायिकता के आधार पर देश विभाजन की बात मान ली गई थी इस माउंटबेटन योजना के द्वारा। दोस्तों, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, और प्रश्न नंबर 3 होगा कि भारतीय संविधान के निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
सी राजगोपालाचारी। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम इसकी व्याख्या में, इसके डिस्क्रिप्शन में हमने दिया है कि भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया और संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन अर्थात इसको मंत्रिमंडल मिशन के द्वारा भी कह सकते हैं किया गया। प्रश्न आता है कि भारत का संविधान किस मिशन के द्वारा किया गया, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कैबिनेट मिशन के द्वारा या मंत्रिमंडलीय मिशन के द्वारा। और इसी कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया और पूरी संविधान बनाने का जो प्रक्रिया यहीं से शुरू होता दोस्तों। तो लिखा है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन नई दिल्ली के काउंसिल ऑफ चैम्बर्स पुस्तकालय भवन में 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक 2 दिन बाद अर्थात 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। दोस्तों यह 2 प्रश्न बहुत पूछा जाता है। मैं तो कहता हूं कोई परीक्षा ऐसी नहीं है जिसमें यह प्रश्न नहीं पूछा जाता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, लेकिन यहां पर आपको कंफ्यूज भी करता है। उसमें अस्थायी और अस्थायी की बात आ जाती है दोस्तों। अगर अस्थायी पूछता है तो आप सच्चिदानंद सिन्हा को लगाइएगा, लेकिन अगर ये पूछता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही लगाइएगा। दोस्तों यह प्रश्न कई बार विवादों में भी रहा हुआ है, लेकिन ये कन्फर्म है। इन शब्दों पर गौर करिएगा। अगर अस्थायी की बात करता है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हाँ, अगर विकल्प में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं है तो आप सच्चिदानंद सिन्हा को लगाइएगा। सच्चिदानंद सिन्हा नहीं विकल्प में है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लगाइएगा। अगर यह मान लीजिए कि दोनों विकल्प दिया हुआ है तो आप शब्दों पर गौर करिएगा। दोस्तों मैंने कहा ठीक 13 दिसंबर फिर 2 दिन के बाद 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के लिए उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। दोस्तों हम सब ये जानते हैं कि किसी भी परिवार, समाज, देश, राष्ट्र को चलाने के लिए किसी निश्चित विधि नियम का होना परम आवश्यक है और विधि भी ऐसा हो जो चिर हो, अस्थाई हो, सर्वव्यापी हो, साथ ही साथ सभी के सम्मत हो। सभी के सम्मत का मतलब होता है कोई व्यक्ति विशेष पर यह लागू नहीं बल्कि सभी पर लागू हो। इसे ही संविधान कहते हैं दोस्तों। संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है, परंतु लिखित होना यह सर्वव्यापक है। हमारा भारतीय संविधान लिखित है दोस्तों। ऐसा ही हमारे देश का संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा व्यापक संविधान है दोस्तों, जो लिखित है, सर्वव्यापी है, सर्वसम्मत है, जो कठोर होने के साथ साथ लचीला भी है दोस्तों। तमाम प्रक्रियाओं को पार करता हुआ हमारे भारत देश का संविधान पूर्णतः 26 नवंबर सन 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ दोस्तों, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी व्याख्या हम आगे और करेंगे। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है, यहां लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। इसके लिए विकल्प है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, इनमें से कोई नहीं। तो हम चूंकि ऑलरेडी यहां पर टिक लगा हुआ है, मैंने इसको इरेज नहीं किया था, लेकिन आप यहां विकल्प देखिएगा। तो दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, हमें ऐसे शब्दों पर ध्यान रखना होगा। पूछ रहा है कि भारत का गवर्नर जनरल। दोस्तों हम इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम चलते हैं 1773 में, जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जब कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तीनों प्रेसिडेंसियों को एक करके
इन तीनों प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर बनाया गया और वारेन हेस्टिंग्स को सर्वप्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। दोस्तों धीरे धीरे इंग्लैंड शासन यानी सम्राट का अंकुश कंपनी पर लगाया जाना शुरू हो गया। 1813 में कंपनी का यहां से एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है, सिर्फ चीन और चीनी को छोड़ करके दोस्तों। और 1833 में कंपनी को पूरी तरह से यहां से भारत से हर प्रकार के व्यापार से बेदखल कर दिया जाता है, अर्थात समाप्त कर दिया जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम कंपनी का संपूर्ण शासन किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। दोस्तों 1813 भी विकल्प होता है, 1833 भी होता है। अब यह होता है कि हम किस पर लगाएं, तो अगर संपूर्ण की बात करता है दोस्तों आप 1833 में लगाइएगा। हाँ, हम अपने प्रश्न पे चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा 1833 में जिस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक यहाँ के गवर्नर जनरल हुआ करते थे और इन्हीं को सर्वप्रथम भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, अर्थात यह पद पहले बंगाल का गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब संपूर्ण भारत पर के लिए लागू होता है तो उस समय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी 1833 की बात हम कर रहे हैं दोस्तों। और उसी समय सर्वप्रथम भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। कुछ लोग वारेन हेस्टिंग्स को लगा देते हैं दोस्तों, लेकिन ध्यान दीजिएगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए बंगाल का गवर्नर जनरल भी देता है दोस्तों। तो इन शब्दों पर आप ध्यान दीजिएगा और इस प्रश्न का सही विकल्प होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, यह कथन किसने कहा था? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप शब्दों पर गौर करिएगा। विकल्प है लॉर्ड एटली, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लॉर्ड माउंटबेटन, महात्मा गांधी। हालांकि मैंने डिस्क्रिप्शन में दोस्तों उत्तर तो दे दिया है, आप देख रहे होंगे, लेकिन आप इन पर गौर मत करिएगा। आप यहां ध्यान दीजिएगा, हम बहुत सारे तथ्यों को इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत उपयोगी होगी दोस्तों। और इसके लिए सही विकल्प होगा महात्मा गांधी ने ही कहा था भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, ना कि ब्रिटेन सत्ता के अनुसार होगा। लॉर्ड, इसमें एक विकल्प है लॉर्ड एटली। लॉर्ड एटली दोस्तों, अभी इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है, यह जिस समय हमारा देश आजाद हुआ उस समय लॉर्ड एटली ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। हम और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर होगा 6। प्रश्न नंबर 6 पर हम चर्चा करते हैं दोस्तों। प्रश्न है, भारतीय संविधान के सुनहले बॉर्डर पर किस जानवर का चित्रांकन किया गया है? दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह यूनिक क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत कम आप किताबों में पाएंगे इस प्रश्न का जवाब, तो हमें ध्यान देना होगा। ये बहुत सारी किताबें हमने भी पढ़ी है, लेकिन यह प्रश्न बहुत कम जगहों पर मिलता है कि भारतीय संविधान जिस समय बन करके तैयार होता है और जिसमें कि 22 भाग होते हैं और प्रत्येक पन्ने पर दोस्तों सुनहला बॉर्डर, गोल्डन बॉर्डर है, उन गोल्डन बॉर्डर में कुछ जानवरों का चित्रांकन है। आप बहुत गौर से नहीं देखे होंगे, लेकिन आज यह जान लीजिए, यह यूनिक क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है जो आपको सफलता दिलवा सकता है दोस्तों। विकल्प है मछली हंस मोर, या कबूतर हंस शेर, घोड़ा हाथी शेर बैल, शेर हाथी गैंडा बैल। आप देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है
सी घोड़ा, हाथी, शेर, बैल। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा दोस्तों तो आप मेरे शॉर्टकट को यूज करिएगा। इसमें हमने बनाया है EHOL, एहोल। इहोल का मतलब दोस्तों आप देख सकते हैं E फॉर एलिफेंट, H फॉर हॉर्स, O फॉर ऑक्स माने बैल, L फॉर लायन। दोस्तों आप एहोल को याद कर रखिएगा। ये 4 ऐसे जानवर हैं जो भारतीय संविधान के सुनहले बॉर्डर पर अंकित हैं दोस्तों। हाँ, अब प्रश्न यहां भी बनता है, आखिर इसका चित्रांकन किसने किया था? भारतीय संविधान के 22 यानी प्रत्येक भाग पर एक निश्चित प्रकार का चित्र बना हुआ है जो हमारी भारतीय संस्कृति को उसमें संजोया गया है, उस समझौते हुए उस चीज को उसमें वर्णित किया गया है। तो हमें जानना होगा कि आखिर इसका चित्रांकन किसने किया था। तो दोस्तों उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे नंदलाल बोस जी ने ही भारतीय संविधान के प्रत्येक भाग पर कोई न कोई चित्र बनाया है और हर पेज पर के सुनहले बॉर्डर पर इन 4 जानवरों का अंकन है। दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 होगा दोस्तों। प्रश्न है, किस भारतीय अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? विकल्प है भारतीय सरकार अधिनियम 1935 को, भारत सरकार अधिनियम 1919 को, भारत परिषद अधिनियम 1909 को, या इनमें से कोई नहीं। लघु संविधान, भारत के किस संविधान को लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही विकल्प होगा इस प्रश्न का सही विकल्प होगा दोस्तों ई, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का लघु संविधान कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है दोस्तों, हमें ये जानना होगा। भारतीय संविधान तमाम सीढ़ियों को, तमाम प्रक्रियाओं को पार करते हुए अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची दोस्तों। उन्हीं अधिनियम में से एक अधिनियम था 1935 और हम इसके डिस्क्रिप्शन में हमने उसके बारे में दिया है कि भारतीय सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान लघु संविधान कहा जाता है। दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 भारत के लिए संवैधानिक प्रस्ताव में सबसे बड़ा और जटिल और प्रभावशाली है। दोस्तों भारतीय संविधान के लिए बड़ा महत्वपूर्ण यह अधिनियम था और इसमें उस समय जब भारतीय सरकार अधिनियम 1935 बना दोस्तों, एक तरह से वो संविधान ही कह सकते हैं। उसमें 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां थी और 14 भाग थे। दोस्तों कभी कभी यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि जो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 था उसमें जो है किसमें कितने अनुच्छेद थे, कितने अनुसूचियां थी, कितने भाग थे। तो दोस्तों हमने यहाँ का इसके डिस्क्रिप्शन में दिया था। हाँ एक चीज और, कभी कभी प्रतिशत भी पूछ लेता है, यानी मैं कह सकता हूँ 70% यहीं से लिया गया है। यानी हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें 70% करीब करीब इस अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 होगा और वो प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार का शासन तंत्र है? यह भी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, लेक्चर, प्रवक्ता तमाम परीक्षाओं में दोस्तों पूछा जाता है कि भारत का जो संविधान है यहां पर किस प्रकार का शासन है। दोस्तों विकल्प है संसदात्मक शासन तंत्र, अध्यक्षात्मक शासन तंत्र, अधिनायक शासन तंत्र, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा संसदात्मक शासन तंत्र, यानी भारत में संसदात्मक शासन तंत्र की व्यवस्था की गई है। दोस्तों अब हमें जानना होगा संसदात्मक शासन तंत्र क्या हो। दोस्तों संसदात्मक शासन तंत्र में क्या होता है, इसमें 2 प्रकार की सरकारें होती, एक नाम मात्र की, एक वास्तविक होता है। नाम मात्र का जो अध्यक्ष होता है हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं और वास्तविक जो होते हैं वो वास्तविक शासन जो होता है सत्ता होती है
वह मंत्रिमंडल में होता है दोस्तों, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और हम अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। हम एक प्रश्न नंबर 8 होगा, हम भारत के लोग, बड़ा महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, हम भारत के लोग भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? यानी कहने का मतलब है हम वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ये शब्द है जो है ये भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है दोस्तों? यह प्रश्न बड़ा पूछा जाता है और हम समस्त भारतीयों को भारतीय संविधान के बारे में अवश्य जानना चाहिए, चाहे हम प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं या हम आम नागरिक होने के नाते, हम भारत देश का नागरिक होने के नाते हमें भारतीय संविधान के बारे में, अपने अधिकार के बारे में, हमें जो सामाजिक राजनीति तमाम प्रकार के स्वतंत्रताएं अधिकार दी गई हैं, हम सभी भारतवासियों को इसको जानना चाहिए। आखिर हमारा हक क्या है, हम जानेंगे तभी हम अपने हक की मांग करेंगे। हमारी आज़ादी कहाँ तक सीमित है यह भी हमें जानना होगा दोस्तों। इसलिए हम ही कह सकते हैं पढ़े लिखे सभी लोगों को, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षार्थी हो या नहीं भी है, आम जन को भी भारतीय संविधान के बारे में जानना चाहिए दोस्तों। और इसके लिए विकल्प है भाग 1, भाग 2, भाग 4, भाग 3। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भाग 1। भारतीय संविधान भाग 1 में कहा गया है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, अर्थात हम भारत के लोग। तो यह शब्दावली यानी जो लैंग्वेज है दोस्तों, यह लिया गया है यूएसए से, अमेरिका से लिया गया है। लेकिन प्रस्तावना शब्द दोस्तों यह ऑस्ट्रेलिया से, जहां तक मैं थोड़ा सा हो सकता कंफ्यूज हूं, लेकिन वी द पीपुल ऑफ इंडिया जैसे वहां था वी द पीपुल ऑफ अमेरिका, तो हमने लिया है वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो ये शब्द जो है हम अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। हाँ दोस्तों, एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि क्या हमारा भारतीय संविधान उधार का थैला है, कि हमारा भारतीय संविधान जो कि कई देशों के संविधान से प्रेरित है, वहां से लिया गया है, हमने नकल किया, क्या किया? हमें कंफ्यूज होना नहीं दोस्तों, हमें ध्यान रखना होगा हमारा भारतीय संविधान किसी संविधान से न चुराया है न लिया गया है, बल्कि हम ही कह सकते हैं हमारे भारत का संविधान विश्व के तमाम देशों से प्रेरित है। अर्थात हमारे देश के संविधान के निर्माताओं ने तमाम देशों के संविधान को पढ़ा और वहां से जो चीज अच्छी लगी, हमारे देश के अकॉर्डिंग जो अच्छी लगी, उस शब्द से प्रेरित होकर के उन्होंने भारतीय संविधान में इसको सम्मिलित कर लिया है दोस्तों। भाग 2 है जो नागरिकता से संबंधित है। भाग 4 की बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार से संबंधित दोस्तों। सॉरी, डीपीएसपी जिसको हम कह सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों ये भाग 4 जो है इससे संबंधित है, और भाग 3 यहाँ पर देख सकते हैं ये फंडामेंटल राइट से संबंधित है। हमें भाग के बारे में जानना चाहिए जिसमें 22 भाग हैं, और उस भाग में क्या क्या स्पेशल है वो हमें जानना चाहिए दोस्तों। और हमने इसके डिस्क्रिप्शन में दिया है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है दोस्तों। आगे इसके डिस्क्रिप्शन हमें दिया है कि भाग 1 हम भारत के लोग का अर्थ है। हमें ये भी जानना होगा दोस्तों, प्रश्न पूछा जाता है व्हाट इज द मीन्स ऑफ द वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो वी शुड नो प्रॉपरली व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वी द पीपुल ऑफ इंडिया। इसकी मीनिंग है दोस्तों, भारतीय संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है। यानी वी द पीपुल ऑफ इंडिया का मतलब ही होता है कि भारतीय संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है। इसीलिए कहा गया है हम भारत के लोग, अर्थात हम जो संविधान है ये किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं दोस्तों, हम सभी भारतवासियों का संविधान है। और वी द पीपुल ऑफ इंडिया का मतलब हुआ, जैसे मैंने कहा कि इसका मूल स्रोत जो है भारत की जनता है। जनता ही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है दोस्तों।
केंद्र बिंदु, भारत में जनता ही संप्रभु है। इसमें देख रहे होंगे कई सारे प्रश्नों का उत्तर छिपा हुआ है। जो भी बच्चे किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे वो नर्सिंग अफसर हो, चाहे वो आरओ एआरओ हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, चाहे वो कोई यूपीएससी को कोई परीक्षा छोटी मोटी, यानी चाहे वो वनडे एग्जाम हो, रेलवे हो, पुलिस हो, टेट हो, सीटेट हो, सभी परीक्षाओं में यहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और भारतीय संविधान से प्रश्न दोस्तों जरूर पूछा जाता। हम प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंक्ति निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमें इस चीज को जानना चाहिए दोस्तों कि समाजवादी पंक्ति निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था। हम जब ये शब्द हमारे भारतीय संविधान के मूल में नहीं था, लेकिन यह जोड़ा गया है समाजवादी पंथ निरपेक्ष। हम इसके विकल्प में हमने दिया है 26 जनवरी 1950 को, 44वें संविधान संशोधन 1978 को, 42वें संविधान संशोधन 1976 को या 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो दोस्तों हमें लगता है कि जितने सारे प्रतियोगी परीक्षार्थी होंगे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा वो जरूर जानते होंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद पंथ निरपेक्षवाद शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा दोस्तों जोड़ा गया। और ये 42वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 1976, अगर यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको भी लघु संविधान कहते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ इस 42वें संविधान 1976 बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं और हम जब इसकी अलग से इसका स्टडी करेंगे तो हम इसका वीडियो बनाएंगे तो हम इसके बारे में बताएंगे। 42वें संविधान 1976 है, इसको आखिर क्यों एक तरह से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं और प्रश्न नंबर हमारा 11 होगा कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। हालांकि हर बच्चा जानता होगा कि हमारे भारतीय संविधान कब लागू हुआ, लेकिन दोस्तों इतना ही जानना पर्याप्त नहीं है। हम प्रतियोगी परीक्षा देने जाते हैं, हमें इसके बारे में गहराई से जानना होगा कि आखिर भारतीय संविधान कब लागू हुआ। चूंकि दोस्तों हमें जानना होगा, इसके लिए विकल्प ज्यादातर लोग 15 का उसमें 47 लगा देंगे और इतना जरूर जानते हैं 26 जनवरी सन 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था दोस्तों। और 26 जनवरी 1949 को हमारा भारतीय संविधान दोस्तों बनकर तैयार हुआ था और इसमें उस समय कुछ भी अनुच्छेदों को उस समय लागू किया गया था। हमने इसके डिस्क्रिप्शन में दोस्तों दिया है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, जिसको हम हर वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस के पश्चात 26 नवंबर सन 1949 को बनकर तैयार हुआ। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि भारतीय की प्रारूप पर कितने दिन की बहस चली थी दोस्तों, यह भी यहाँ से प्रश्न के उत्तर बनते हैं। और इसी दिन यानी 26 जनवरी 1950 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार यानी अडॉप्ट कर लिया गया था दोस्तों। यहाँ पर जरा शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, अडॉप्ट किया गया था, अंगीकार किया गया था। कब किया गया था? 26 नवंबर 1950 को, ना कि 26 जनवरी 1950 को। और जो 26 नवंबर 1949 को संविधान दोस्तों बन करके तैयार हुआ था, उसमें 284 लोग उपस्थित थे और इन सभी लोगों ने 284 लोगों ने संविधान के 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे दोस्तों। और इन्हीं में से 8 महिलाएं भी थी दोस्तों। आजकल महिलाओं पर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों पर हमें ध्यान देना चाहिए कि भारतीय संविधान सभा में कितने महिलाओं ने अपना योगदान दिया था, कितने लोग उसमें सदस्य थे। तो हम कह सकते हैं 8 लोग थे, जिसमें सरोजिनी नायडू भी थी, हम कह सकते हैं और भी लोग थे।
अंतोगत्वा 26 जनवरी 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2000 दोस्तों, जो ये संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है दोस्तों, हमें जानना चाहिए। और यह जो 2006 को विक्रमी यानी संवत 2006 विक्रमी है दोस्तों, ध्यान दीजिए को, जिसमें 16 अनुच्छेद थे को परिवर्तित कर दिया गया। शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी सन 1950 को पूर्णतः लागू हुआ। तो दोस्तों इसलिए ये एनालिटिकल है और इसको एनालाइज आप करिएगा, विश्लेषण करिएगा और आपके प्रश्नों का जवाब यहां से मिलेगा। दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 पर चलते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है, इतने सारे कलेक्शन हैं कि आप यह वीडियो बड़ा ही आपके लिए सफिशिएंट होगा। आप कोई परीक्षा देने जाते हैं, मेरा दावा है कि आप कोई भी परीक्षा देने जाएंगे, मैं तो कहता हूं कि मैक्सिमम प्रश्न आपके यहां से मिल सकते हैं भारतीय संविधान से। अगर पॉलिटिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता बशर्ते आवश्यकता दोस्तों इस बात की है आप इस वीडियो को पूरा देखें और समझें। हालांकि वीडियो बड़ी थोड़ी हो जाएगी, थोड़ी वीडियो जरूर बड़ी हो रही, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्त, आपको देखिए कि कितने प्रश्नों का कलेक्शन आपको मिल रहा है। और प्रश्न है, किस वर्ष में जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान लिखा दोस्तों, राष्ट्रगान है यानी नेशनल एंथम जिसको हम कहते हैं, को अपनाया गया। यानी जनगण मन जिसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था दोस्तों। अब यह गीतांजलि उनकी जो बहुत फेमस, जिस पर उन्होंने उनको 1913 में नोबेल का नोबेल पुरस्कार मिला हो दोस्तों। और यह दुनिया के पहले व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर होते हैं जिन्होंने 2 देशों के नेशनल एंथम को लिखा था, एक बंगाल की दोस्तों और दूसरा भारत की। बंगाल की जो राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला और भारत में है जनगण मन अधिनायक जय हे। यह हमारा नेशनल एंथम है दोस्तों, हमें जानना चाहिए। और इसमें प्रश्न है कि कब अपनाया गया, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों 1950 में, जिस समय हमारा देश का संविधान लागू हुआ उसी समय हम जनगण मन को यानी नेशनल एंथम को एज ए राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया गया। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 होगा दोस्तों। और प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और यह जो है इसको शॉर्ट में हम DPSP भी कहते हैं, डायरेक्टरेट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट प्रिंसिपल। तो इसको हम देखते हैं DPSP नहीं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है। विकल्प है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, इंग्लैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। दोस्तों यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटे बड़े हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है दोस्तों। अनुच्छेद 36 से 36 से 51 तक इसकी व्याख्या की गई है। और यह एक जो भारतीय संविधान का उद्देश्य है राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाना, और इन्हीं राज्य को कल्याणकारी बनाने का जो उद्देश्य यहाँ से पूरा होता दोस्तों, इसमें यह राज्य को समर्पित है। यानी एक स्टेट को, राज्य को अपनी जनता के वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए क्या क्या करना चाहिए, इन समस्त चीजों का वर्णन दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित हैं। और हम इसके प्रश्न के जवाब में कहते हैं आयरलैंड से लिया गया दोस्तों। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और आगे अभी हम बताएंगे कि फ्रांस के संविधान से हम क्या प्रेरित होकर के अपने संविधान में इंक्लूड किया है। और आगे बताएं फंडामेंटल ड्यूटीज है दोस्तों, आगे प्रश्न में आपको मिलेगा। हम इसके डिस्क्रिप्शन में दिया है कि आयरलैंड के संविधान से भाग 4, इसमें 36 से 51 अनुच्छेद आप इसकी दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो आपके लिए हमेशा मदद करेगा और भी महत्वपूर्ण होगा। आप बार बार इस वीडियो को देखते रहिएगा। दुनिया में भारत और आयरलैंड के अलावा अन्य किसी भी देश में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा नहीं करी गई दोस्तों।
और हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 14 होगा, 14 होगा कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का वर्णन है। दोस्तों अभी पिछले प्रश्न पर हमने चर्चा किया था, कितने विकल्प है? 10, 11, 6, 14। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, सॉरी अभी तक 10 थे, अब दोस्तों 11 हो गया है। यानी इस समय वर्तमान समय में हम समस्त भारतीयों को एक मूल कर्तव्य दिए गए हैं, जिसका हम सभी भारतवासियों को, समस्त नागरिकों को इसको करना चाहिए। हृदय की पवित्रता से, दिल से करना चाहिए। आखिर अगर एक तरफ हम अधिकार का उपभोग करते हैं दोस्तों, हम अधिकार की अपेक्षा करते हैं, तो हमारा यह उत्तरदायित्व बनता है हम अपने कर्तव्य को भी समझें। जब हम डीपली फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, तो हम इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन आज यह वैकल्पिक प्रश्न है और इसको हम इसका डिस्क्रिप्शन भी दे रहे हैं दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 11, यानी वर्तमान समय में हम समस्त भारतीयों के लिए 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए हैं दोस्तों। और फंडामेंटल ड्यूटी जैसे कि मैंने पहले बताया है, यह फ्रांस देश से हमारे देश में लिया गया, वहीं से प्रेरित है और यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों हमारे शब्दों पर आप ध्यान दीजिएगा, लिखने पर मत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसको थोड़ा कर्सर से लिखने में उतनी सफाई से नहीं शब्द लिखा जाता, लेकिन आप शब्दों को ध्यान दीजिएगा और जो महत्वपूर्ण होगा आप काफी दोस्तों नोट करते जाइएगा। और यहाँ से मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, हमारी बात तो हम कह सकते हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज है दोस्तों, ये भारतीय संविधान के भाग 4 का में दिए हैं दोस्तों। भाग 4 का में वर्णित है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि आखिर, और यहाँ से फंडामेंटल ड्यूटी से और प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण, कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं, जो मूल कर्तव्य हैं, यह किस समिति के द्वारा जोड़ा गया था। तो आगे हमने दिया है दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम द्वारा भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। और हमने इसके डिस्क्रिप्शन में दिया दोस्तों, भाग 4 के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत कुल 11 हमें मूल कर्तव्य दिए गए हैं और 11वां जो लेटेस्ट मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, तो दोस्तों ये 2002 में जोड़ा गया था। और वो है क्या, हम सभी लोगों को जानना चाहिए। अनुच्छेद 51 के तहत 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। इसमें यह दिया गया है कि समस्त पेरेंट्स का, माता पिता के यह कर्तव्य है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा दिलवाना उनका यह मौलिक कर्तव्य है। यानी हर बच्चे को शिक्षा दिलवाएं, यह हर माँ बाप का यह पुनीत कर्तव्य है दोस्तों। ऐसा भारतीय संविधान में वर्णित है। और हम अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 होगा कि भारतीय संविधान के मूल में कितने अनुच्छेदों का वर्णन है। तो दोस्तों इसलिए हम इसके डिस्क्रिप्शन में चलते हैं और पहले डिस्क्रिप्शन जाने से पहले हम प्रश्नों के विकल्प पे देखते हैं। 7 अनुच्छेद, सॉरी इस पर टिक लग गया, आप इसको सही नहीं मानिएगा, 370 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद और 448 अनुच्छेद। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 395 अनुच्छेद। आज भी 395 अनुच्छेद हैं, यानी आर्टिकल 395 आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी है दोस्तों, मूल कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। लेकिन आज अगर हम देखेंगे तो उसमें आता है कि आज तमाम परिवर्तन के बावजूद करीबन 400-450 से ऊपर अनुच्छेद हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ हमने दिया है 448 दिया हुआ है। आज अगर गणना करेंगे तो 440 यानी 448 अनुच्छेद होते हैं। लेकिन दोस्तों यह क्या है कि एक तरह से ये शाखा के रूप में दिया गया है, एक अनुच्छेद के शाखा के रूप में दिया गया है। जैसे कह सकते हैं एक अनुच्छेद इसमें इसके क ख ग घ ऐसे उसके ब्रांचेस के रूप में डिवाइड कर दिया गया है। और ऐसा करते करते 448 अनुच्छेद हो जाते हैं। लेकिन हम प्रश्न का जवाब ये देखेंगे कि भारतीय संविधान के मूल में 395 अनुच्छेद पहले भी थे और आज भी है दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होइएगा। और हमने इसके डिस्क्रिप्शन में दिया है दोस्तों कि भारतीय संविधान के मूल में 395 अनुच्छेद, 800 अनुसूचियां, हालांकि अनुसूचियां अब 12 हो गई दोस्तों,
25 भाग, आज हमें लगता है ये 25 भाग हो गए हैं, और सभी भागों पर चित्रांकन विख्यात चित्रकार नंदलाल बोस ने किया दोस्तों। इसका डिस्क्रिप्शन हमने पहले प्रश्नों में हम दे चुके हैं। और हाँ दोस्तों, हम इसके थोड़ा सा और इसके डिस्क्रिप्शन जाते हैं। यानी 7 अनुच्छेद जो है यह यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान में दोस्तों है 7, यानी दुनिया का सबसे संक्षिप्त और संकीर्ण अनुच्छेद संविधान यूएसए ने अमेरिका का संविधान माना जाता है। सबसे संक्षिप्त, दुनिया का सबसे कम अनुच्छेद वाला संविधान अमेरिका का संविधान है दोस्तों। और आप देख रहे हैं आर्टिकल 370, इसमें ये बड़ा चर्चा का विषय था, हर प्रश्न में पूछा जाता था। लेकिन अभी 5 अगस्त आगे इसकी व्याख्या हमने दिया है 19 में। यह धारा 370 जो स्पेशल जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल उनको एक प्राविधान किया गया था, उनको विशेष छूट दी गई थी। और कैसे है, जो ये एक बहुत बड़ा विषय है धारा 370, लेकिन हम इसमें डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देते हैं। यह जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित था दोस्तों, लेकिन आज यह उसमें अपने रूप में नहीं है, यह दूसरा रूप धारण कर लिया है। आगे हम प्रश्नों की व्याख्या करेंगे दोस्तों। हम इससे पहले हम अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 होगा, भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? यह भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है दोस्तों। विकल्प है यमन राय, डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही विकल्प होगा सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के प्रथम विधि मंत्री थे दोस्तों। और जब बात आती यमन राय की, तो हमने यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया है दोस्तों, ये संविधान सभा के विधिक सलाहकार थे यमन राय। और जहां तक बात आती है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। और डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। हमने कोशिश किया है सारे विकल्प को एक्सप्लेन करने के लिए, तो दोस्तों इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत सारे प्रश्नों का जवाब यहाँ से वीडियो से मिलेगा दोस्तों। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 है कि पर्यावरण की सुरक्षा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? विकल्प है अनुच्छेद 39 में, अनुच्छेद 51 में, और अनुच्छेद 48 में, या अनुच्छेद 48 का में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा अनुच्छेद 48 का में। आज पर्यावरण बहुत ही चर्चित विषय, हम सभी के लिए बहुत ही एक ज्वलंत प्रश्न होगा, और यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। हम सभी लोगों को पर्यावरण के प्रति सचेत रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस पर्यावरण संतुलित न होने के नाते इसका खामियाजा हम समस्त मानव को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए हम सभी लोगों को, आम नागरिकों सभी को पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए दोस्तों। और चूंकि यह हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 48 का में ऑलरेडी वर्णित है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 48 का। हमने इसके डिस्क्रिप्शन में दिया है। 48 का में वन एवं वन्य जीव की रक्षा यानी पर्यावरण से संबंधित है, और 48 जो है ये कृषि और पशुपालन से संबंधित दोस्तों, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 होगा दोस्तों। और इस तरह से दोस्तों हम बीच में आपसे एक अनुरोध मेरा है कि दोस्तों आपको यह वीडियो हमारी कैसी लगी, और जरूर कमेंट करके बताएं दोस्तों। अगर आप हमारी वीडियो पर, हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को दबा दें दोस्तों, जिससे कि हमारे आने वाली समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों वीडियो बड़ी मेहनत से बढ़ती है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो हम आपसे एक मेहनत की थोड़ा सा एक आपसे एक निवेदन के रूप में, एक भीख के रूप में मांगते हैं दोस्तों। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत प्रेरणा का काम करती है, हमको ऊर्जा प्रदान करती है दोस्तों, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का वर्णन है दोस्तों? यहां पर भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है। धन विधेयक, जिसे लोकसभा, जिसे हम कहते हैं निम्न सदन भी कहते हैं, इसको सुप्रीम पावर हमारे लोकसभा को प्राप्त है धन विधेयक के बारे में।
यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन आप प्रश्न है किस अनुच्छेद में वर्णित है, हमें जानना होगा। अनुच्छेद 108 में, अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 109 में, अनुच्छेद 280 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही विकल्प होगा बी, यानी अनुच्छेद 110 में सिर्फ और सिर्फ धन विधेयक का दोस्तों वर्णन किया गया है। यहां से प्रश्न बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा 108 भी अनुच्छेद बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जहां संसद का संयुक्त अधिवेशन का उपबंध है, और यह संयुक्त अधिवेशन बुलाता है भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। दोस्तों हमें इन पर जानना चाहिए, और हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 19 होगा कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है। हालांकि बड़ा मामूली सा प्रश्न है दोस्तों, लेकिन लोग जो ज्यादातर पेपर नहीं देखते हैं, जो ऐसे प्रश्नों को नहीं देखते हैं, टीवी नहीं देखते हैं, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कौन है राज्यपाल है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जो राज्यपाल बता देंगे, राज्यपाल जो मुख्यमंत्री बता देंगे, प्रधानमंत्री को बता देंगे। दोस्तों आपसे निवेदन है, हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे नए होते हैं जो हाल ही में अपनी कंपटीशन के प्रति तैयारी करना शुरू करते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है दोस्तों। जो पहले से कर रहे होंगे उनकी वो तो जानते ही हैं, लेकिन फिर भी विकल्प है योगी आदित्यनाथ, राम नाईक, नजमा हेपतुल्ला, आनंदीबेन पटेल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आनंदीबेन पटेल। इस समय हमारे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर होगा 20, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं। हमें उत्तर प्रदेश के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं, और चाहे हो या ना हो हम प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं, तो हमें जानना होगा कि इस देश में कितने विधानसभा है, उसमें कितनी सीटें हैं। तो विकल्प है 425 दोस्तों, और विकल्प है 500 सदस्य, 60 सदस्य और 403 सदस्य हैं। तो इसके लिए सही जवाब होगा तो 403 सदस्य इस समय उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हैं। और पहले कभी 425 हुआ करते थे, लेकिन जब सन 2000 में उत्तर प्रदेश का बंटवारा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का हो जाता है, तो उसमें कुछ सीटें उत्तराखंड में चली जाती है, और इस तरह से भारत उत्तर प्रदेश के हिस्से में 403 सदस्य बचते हैं दोस्तों। और हाँ, कह सकते हैं किसी भी प्रदेश के विधानसभा की मैक्सिमम मेंबर सदस्य 500 हो सकते हैं, और कम से कम 60 हो सकते हैं दोस्तों। हमें यह भी जानना होगा। और हम चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। प्रश्न नंबर हमारा 21 होगा, पंचायती राज व्यवस्था को किस भारतीय संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यह लोकल बॉडीज गवर्नमेंट से संबंधित हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। विकल्प है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही विकल्प होगा बी, यानी पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दोस्तों लागू किया गया। हमारे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है। यहीं पर 74वां संशोधन अधिनियम होता है दोस्तों। इसमें शहरी क्षेत्र के लिए, जहां पर शहरी क्षेत्र है, नगर निगम है, नगर पंचायत है, वहां पर यह लागू होता है, और इसको 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दोस्तों लागू किया जाता है। और हमारे देश का पहला जो संशोधन हमारे संविधान में हुआ था 1951, जो सहकारिता से संबंधित है। तो हमने दोस्तों यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को ले किया गया है। इसमें यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो आपको प्रश्न में आप कंफ्यूज करता है। भाग 9 में है, अनुसूची 11 है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कभी भाग पूछ लेता किस भाग में, कभी पूछता है कौन सा संशोधन अधिनियम था। और दोस्तों इस तरह से कुल 29 सब्जेक्ट होते हैं पंचायती राज व्यवस्था में, जिसमें लोकल बॉडीज गवर्नमेंट को यहाँ पर 29 विषयों पर कानून बनाने का उनको पावर है दोस्तों। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर होगा 22 होगा, और वो प्रश्न है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया। अस्पृश्यता दोस्तों हमारे भारतीय समाज के लिए बहुत कलंक सा था, और इसको हमारे देश के विद्वानों ने इसको एनालिसिस किया, पढ़ा, और अंतोगत्वा एक आम जन को, एक दलित समाज, एक पिछड़े समाज को उनको हक दिलाने के लिए इस एक पर्टिकुलर अनुच्छेद के अंतर्गत इस अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। हमें जानना होगा कि किस अनुच्छेद के आर्टिकल के द्वारा अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी को रिमूव कर दिया गया दोस्तों। विकल्प है अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 51 का, और अनुच्छेद 17। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 17 के द्वारा भारतीय संविधान में
अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया दोस्तों। हम इसके और डिस्कशन में आते हैं। आर्टिकल 72 है जिसमें राष्ट्रपति को पावर है किसी मृत्युदंड को, किसी को जो हेयरिंग करने मतलब होता है फांसी सजा मिली है तो उसमें राष्ट्रपति को स्पेशल पावर होता है, वो उसको माफ कर सकता है और ये भी काफी चर्चा का विषय बना होता है। और दोस्तों ये रेमेडी से रिलेटेड आर्टिकल 32 है जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या भारतीय संविधान की आत्मा सोल कहा था। और यह उपचारों का अधिकार जो हमारा मौलिक अधिकार है रेमेडी से रिलेटेड है, तो हमें जानना होगा दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। प्रश्न है मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? हमें लगता है ये इस प्रश्न का जवाब सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हमें जानना चाहिए दोस्तों। विकल्प है 5 वर्ष, 4 वर्ष, 62 वर्ष और 2 वर्ष। और दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा 5 वर्ष। और इसका उल्लेख दोस्तों संविधान अनुच्छेद 164 यानी 164 में दिया गया हुआ, यानी राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री मनोनीत होते हैं दोस्तों, ना कि नियुक्त होते। इस पर भी जरा ध्यान दीजिएगा। और प्रश्न नंबर होगा 24 है दोस्तों कि भारत में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस समय हमारे देश के CJI जो हैं रमन्ना जी हैं माननीय, और हमें जानना होगा कितने वर्ष बाद पद मुक्त होते हैं। यानी उच्चतम न्यायालय का जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है वो कितने वर्षों के बाद में रिटायर होता है? तो विकल्प है 62 वर्ष बाद, 60 वर्ष बाद, 65 वर्ष बाद व 5 वर्ष बाद। तो दोस्तों बड़ा मामूली प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उस प्रश्न का सही उत्तर होगा 65 वर्ष के बाद। और यहाँ पर जो 62 वर्ष थे इसमें हाई कोर्ट के जो जज होते हैं रिटायर होते हैं। दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 25 होगा। प्रश्न है धारा 370, हमने अभी पीछे इसकी चर्चा की थी कि को किस दिन समाप्त कर दिया गया? विकल्प है 5 अगस्त 1919 को, 31 अक्टूबर 1919 को, 23 मार्च 2020 को और 1 जून 2021 को। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 5 अगस्त 19 को धारा 370 को, जिसको जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल पावर, स्पेशल छूट दी गई थी, स्पेशल सुविधा दी गई है और इसको समाप्त कर दिया गया दोस्तों। और वहाँ पर स्पेशल वहाँ का संविधान था और अलग अपना झंडा था, तमाम ऐसी चीजें थे जो हमारे देश की अखंडता को कहीं न कहीं वो प्रभावित करते थे। तो इसको धारा 370 को खत्म कर दिया गया है दोस्तों। और यहाँ हम जानेंगे 1 जून 2021 को हमारे देश में जो पूर्ण लॉकडाउन को समाप्त कर दिया गया, ये भी हमें जानना जरूरी होगा एक प्रतियोगी परीक्षार्थी के नाते। और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है 26 है वर्तमान समय में राज्यपाल को कितना मासिक वेतन मिलता है? वेतन से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 3.5 लाख रुपया प्रति मास उन्हें राज्यपाल को मासिक वेतन मिलता है। 4 लाख हमारे उपराष्ट्रपति को मिलता है और 5 लाख हमारे राष्ट्रपति जी को यह पर मंथ है उनको वेतन मिलता है। और प्रश्न नंबर है 27 भारत में राष्ट्रपति को कितने प्रकार की शक्तियां प्राप्त है? असीमित, 5 प्रकार की, 3 प्रकार की, 2 प्रकार की। तो दोस्तों हम इसके कह सकते हैं भारत के राष्ट्रपति को, हालांकि इसमें टाइप करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि संकटकालीन शक्तियां होना चाहिए दोस्तों, मेरे यहाँ लिखने का मतलब था। तो संकटकालीन 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं दोस्तों। और जैसा कि हम कह सकते हैं अनुच्छेद 352 जिसमें होता है राष्ट्रीय आपातकाल आता है, और 356 किसी राज्य में जब संवैधानिक तंत्र बिगड़ जाता है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसलिए वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है अनुच्छेद 356 आर्टिकल 356 के अंतर्गत। और एक है वित्तीय संकट आपातकाल जो अभी तक हमारे देश में कभी लागू नहीं हुआ है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। तो दोस्तों इस तरह से भारत के राष्ट्रपति को 3 आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है। हालांकि भारत के राष्ट्रपति को संपूर्ण शक्तियों को 2 भागों में बांट दिया गया है दोस्तों। एक होता है कि उसको सामान्य कालीन शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। यहाँ पर हमने देखिए डिस्क्रिप्शन में दिया है कि 2, एक है सामान्य कालीन शक्तियां जैसे कार्यपालिका संबंधी, विधायिका संबंधी और न्यायपालिका संबंधी। और राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियां 3 है अनुच्छेद 352, 356, 360। आप दोस्तों इसके डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपको बहुत यह परीक्षा में सफलता देने बहुत ही मदद करेगा दोस्तों। हमारा ये आपसे यह दावा है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 28 है भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। राष्ट्रपति पर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और विकल्प मैंने दिया है लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधानसभा के चुने सदस्य, राज्य विधान परिषद के चुने सदस्य। विकल्प ने दिया 1 और 2, 1 3, 1 2 3 और 1 3 4। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा दोस्तों
1, 2, 3 यानी भारत का जो राष्ट्रपति होते हैं उनके चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं दोस्तों? एक तो लोकसभा के चुने हुए सदस्य शामिल होते हैं दोस्तों, दूसरा है राज्यसभा के चुने सदस्य और मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, और राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये विधान परिषद के सदस्य नहीं, इनको मनोनीत कर इनको मतलब वोटिंग करते हैं। तो ये आप जानिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। और हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 29 है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु वह राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह उक्ति किस पर लागू होता है? विकल्प है लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों यह प्रश्न का सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति के लिए मैंने इसके पहले डिस्कशन में दिया था कि हमारे देश में 2 प्रकार की सत्ताएं हैं, वास्तविक होती है, एक नाम मात्र की होती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं प्रतिनिधित्व तो करता है परंतु वह राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। हमारे देश का नेतृत्व हमारे देश का प्रधानमंत्री करता है दोस्तों, और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 होगा। और एक बार पुनः दोस्तों हम आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको यह वीडियो हमारी कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताइए दोस्तों। आपका कमेंट, आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत प्रेरणा हमको देगी दोस्तों, हमको ऊर्जा देगी, जिससे हम आने वाले समय में अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होंगे। आपके लिए अगर कुछ प्रश्न भी आपकी परीक्षा में अगर मिलता है तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी। और मैं इसी को ध्यान में रखते हुए आपको सफलता दिलवाने के नजरिए से मैंने इस वीडियो को बनाया दोस्तों। हालांकि काफी समय तो लग गया, मैं मानता हूं, लेकिन आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप। हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? विकल्प है भाग 10 में, भाग 12 में, भाग 11 में, भाग 13 में। दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा भाग 11 में। भारतीय संविधान यानी केंद्र राज्य संबंध, स्टेट सेंट्रल स्टेट्स जो रिलेशन होता है दोस्तों, यह भाग 11 में हुआ है और हमें जानना चाहिए। और ये भाग 12 यूटी यानी यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है। और दोस्तों हम ये कह सकते हैं, एक बार पुनः हम आपसे निवेदन करते हैं दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट करना दोस्तों ना भूलिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।